नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की सबसे प्राचीन पद्धति है। पहले लोग इसे सिर्फ जड़ी बूटी वाला इलाज समझते थे, लेकिन अब इस चिकित्सा पद्धति को बड़ी संख्या में लोग अपना रहे, चाहे वह प्राकृतिक चिकित्सा हो, पंचकर्म या क्षार सूत्र पद्धति। सेहत की बात में आज हम इसी प्राचीन पद्धति के बारे में जानेंगे। हमारे बीच हैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार नाग। पिछले कई वर्षों से वे इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं, साथ ही लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाकर मरीजों को बड़ी राहत दे रहे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। एकता न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत की बात में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार नाग जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में क्या नयापन आया है और लोगों का रुझान इधर बढ़ते क्रम में है और किस तरह इनको सरकार से भी सुविधाएं अब मिलने लगी है। नमस्कार। सर, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है? सरकार द्वारा इसे बढ़ावा देने क्या किया जा रहा है? आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जो सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति माना जाता है। आपने आयुष शब्द सुना होगा। आयुष जो है वो 5 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक, ये 5 जो चिकित्सा पद्धति हैं ये भारत सरकार के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्रथम चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चूँकि सबसे पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसलिए लोगों के जन-जन में है ये, और लोगों की गहरी आस्था और विश्वास है इसमें। आज के समय में आयुर्वेद चिकित्सा और पंचकर्म को लेकर किस तरह से चिकित्सा कितना असरदार है ये? देखिए, आयुर्वेद जो है वो अपने आप में एक समग्र चिकित्सा पद्धति है, या इसको कहें ये एक जीवन विद्या है। ये जीवन जीने की शैली है, ये उस पे आधारित है। और आयुर्वेद चिकित्सा का जो प्रमुख जो प्रयोजन है, जो सिद्धांत है, उसमें एक कहा गया एक श्लोक है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका अर्थ यह होता है कि आयुर्वेद यह चिकित्सा पद्धति है जो रोगी के रोग को दूर तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए यह जो चिकित्सा पद्धति है आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय होते जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो बीमारी ना पड़े, लेकिन बीमार ना पड़े उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता। और उसका जो रास्ता है, आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, यह सब चीज़ें आयुर्वेद में समाहित है। इसलिए आयुर्वेद के जो उद्देश्य है कि ये रोगों के रोग को ठीक करने के अलावा ये स्वस्थ रहने की कला बताती है। हम कई असाध्य रोग भी हैं, क्या इस पद्धति से उन रोगों को जड़ से दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल। बहुत सारे असाध्य रोग हैं जो हमारे जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, लाइफ स्टाइल डिसीजेस में आता है। और अगर हम रोग को ठीक करने के साथ साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव लाएं, उनके आहार में ध्यान दें, कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, उनके विहार में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस ऋतु में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों में अगर हम ध्यान दें, बराबर पथ्य आपत्ति का नियमों का पालन करें, तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो रोग हैं वो जड़ से खत्म हो सकता है। आपके इस क्लिनिक में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के जूस भी हैं। किस प्रकार के वो जूस हैं और कितना वो इफेक्टिव है शरीर के लिए? जैसे कि हम सबको पता है कि इस पूरे दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सब में कुछ न कुछ वानस्पतिक गुण हैं, औषधि गुण हैं। तो वैसे ही बहुत सारे आयुर्वेद के ऐसे प्लांट हैं जो आसानी से सर्वसुलभ हैं, और उनके अगर ताज़ा स्वरस का हम सेवन करें, बगैर कोई केमिकल के, बगैर कोई मिलावट के, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसी क्रम में हमारे यहाँ जो है एक ज्वारे का रस, जो गेहूं के छोटे छोटे पत्तियों का रस है, जिसको शुरुआत के 9 दिनों तक उगाया जाता है और उसके बाद उनका रस बनाया जाता है, जिसको व्हीट ग्रास जूस कहते हैं। आम भाषा में उसको ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। वो रसाहार जो है, इसके माध्यम से बहुत सारे रोगों पे जो है हम नियंत्रण कर लेते हैं और कुछ बीमारियां खत्म भी हो जाती है। गिलोय है, गिलोय आप आज सुने होंगे कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम करती है। गिलोय का ताज़ा स्वरस भी हम ले सकते हैं। उसके अलावा जो है
गुड़मार है, एलोवेरा है, आंवला है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम स्वरस के रूप में उपयोग करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, और ये सारी व्यवस्था हमारे चिकित्सालय में पिछले 10 सालों से उपलब्ध है। कोरोना काल के समय आपके जो आयुर्वेदिक काढ़ा है उसकी जी। डिमांड बहुत ज़्यादा थी। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर था। तो इसे उस समय कैसी डिमांड थी और अभी क्या स्थिति है? जी, निश्चित रूप से जो है अ, कोरोना काल में और उससे पहले भी जो है, अब लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आसानी से अटैक कर सकता है। और अलग-अलग हम बैक्टीरिया के, वायरस के दवा लें, उससे अच्छा एक तरीका ये है कि हम अपने शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, उसको बढ़ा लें। तो उसको बढ़ाने में जो है आयुर्वेद के औषधियों के अलावा जो है, आयुर्वेद में जो एक फ़ॉर्मूला है जिसको काढ़ा कहा गया है, आयुर्वेद काढ़ा कहा गया है, उसका जो है काफ़ी डिमांड आया। अचानक से लोगों में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी, और लोग जो है उसको रेडीमेड फ़ॉर्म में भी कई सारी कंपनियाँ भी बनाने लगी, और आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार जो है इसको घर-घर में बनाने के भी तरीके बताए गए, जिसके माध्यम से लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया। छोटे बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी कराया जाता है। ये किस तरह की पद्धति है और ये बच्चों के लिए कितना लाभदायक है? जी। अ, आयुर्वेद में जो है बाल रोग, जिसको हम लोग कौमार भित्य कहते हैं, इसका पूरा एक अलग ही विषय है, जिसमें बच्चों से होने वाले समस्त रोगों के बारे में, उनके निदान और उसके उपचार के बारे में बताया गया है। तो उसमें कश्यप संहिता करके जो ग्रंथ है, उसमें स्वर्ण प्राशन की व्याख्या है। स्वर्ण प्राशन एक ऐसी दिव्य औषधि है जो लोगों बच्चों के अंदर जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और इसका एक दिन भी नियत है। पुष्य नक्षत्र के दिन अगर हम जो है उस विशेष विधि से तैयार उस औषधि द्रव्य को, अगर छोटे बच्चों को हम 1 दिन के बच्चे से इसको पिला सकते हैं, उनका अगर हम उनको सेवन कराएं तो उनके अंदर में जो है शरीर बल के अलावा मेधा बल में अभूतपूर्व वृद्धि पाई गई है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, भूख बढ़ती है, मन की चंचलता में नियंत्रण मिलता है, उनकी हाइट और हेल्थ, इन सब चीज़ों में भी बहुत लाभ देखा गया है। और आज यह जो विद्या है, यह जो औषधि जो है लुप्त हो गया था, वो फिर से जो है वो प्रारंभ हो चुका है। शासकीय स्तर पे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में, एम्स में, जिला के इस लेवल पे जो पॉलीक्लिनिक्स है और जितने भी गवर्नमेंट के सेंटर है, वहाँ सब क्रमशः चालू होते जा रहा है, और निजी सेक्टर में भी काफ़ी चालू हो चुका है। हमारे सेंटर में भी तकरीबन 5 साल से यहाँ बच्चों को जो है स्वर्ण प्राशन का सेवन कराया जाता है। क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति क्या है और ये इसके क्या-क्या लाभ हैं? जी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 2 विशेष क्षेत्र हैं, 2 विशेष चिकित्सा है। इसमें एक आता है पंचकर्म चिकित्सा, जिसके बारे में अभी चर्चा हुआ, और एक होता है क्षार सूत्र। तो मैं क्षार सूत्र के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्षार सूत्र एक ऐसी चिकित्सा है जो गुदा रोगों के ऊपर जो है ये काम करता है। मल द्वार के जो रोग हैं, जो आजकल बहुत ही कॉमन है, पाइल्स, फिशर और फिस्चुला। तो इसमें पाइल्स और फिस्चुला में जो है ये क्षार सूत्र चिकित्सा बहुत ही प्रभावी है। तुलनात्मक रूप से कम खर्च में, कम तकलीफ में ये मरीजों में बहुत लाभकारी है। फिस्चुला, जिसको आम भाषा में भगंदर कहा जाता है, आपने सुना होगा, और लोग इससे परेशान रहते हैं क्योंकि ये रिकरेंस हो जाता है, बार-बार हो जाता है। एक बार अगर इसका ऑपरेशन किया जाए तो ये कुछ वर्षों में या कुछ माह में फिर से हो जाता है, और मरीज काफ़ी इसमें परेशान रहते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि आयुर्वेद में इस रोग को नाड़ी व्रण कहा गया है, भगंदर को, और उसमें जो है ये क्षार सूत्र बहुत उपयोगी है। और इस गुण के कारण इसमें रिकरेंस होने की संभावना बहुत न्यून होती है। तो आयुर्वेद के जो सर्जन होते हैं, आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते हैं, जो क्षार सूत्र में एक्सपर्ट हैं, इन लोग जो है इसको बराबर विधिवत मरीज की परीक्षण करते हैं, और उसके बाद जब वो मेडिकली फिट होता है, उनके लायक होता है, फिर उनका वो क्षार सूत्र से सर्जरी करते हैं, और उसके बाद उनमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है। योग को भी आजकल चिकित्सा के रूप में अपनाया जा रहा है। जी। आप भी योग शिक्षक हैं। जी। योग हमारे लिए कितना लाभदायक है? अभी 21 जून को विश्व योग दिवस भी अपन मनाएँगे। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि योग कितना इफ़ेक्टिव है, कितना असरदार है? बिल्कुल, योग आज जन-जन में प्रसारित हो चुका है, और इसके लिए हमारे भारत सरकार जो है बहुत ही धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि जिनके माध्यम से अभी आने वाले 21 जून को हम 9वां विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं। और आज योग जो है हमारी भारतीय विद्या है,
और आज पूरी वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। योग के बारे में हम सबको पता है कि योग जो है ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की एक विधा है। और आयुर्वेद और योग यह मानता है कि हमारे इस शरीर जो है स्थूल शरीर है, इसके अलावा इसके अंदर में मन है, आत्मा है, इन सबको भी हम कैसे ठीक करें, उनको हम कैसे ठीक करें। आज के इस समय में मनोशारीरिक रोगों की संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है, जिसको हम लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो उनमें जो है सिर्फ हम इस शरीर का, स्थूल शरीर का इलाज करें वह पर्याप्त नहीं होता है। इसके अलावा हमारे मन और आत्मा का भी चिकित्सा करनी पड़ती है, जो योग के माध्यम से संभव है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की परिसंकल्पना लाई है। उसमें 8 चरण होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हीं 8 सीढ़ी कहा जाए इसको, इन्हीं के ऊपर जो है लोग जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। और योग का जो परम उद्देश्य है, इस शरीर के अंदर की आत्मा को उस परमात्मा तक हम जोड़ें, उस सीढ़ी तक वो बराबर इसी 8 रास्ते के माध्यम से पहुंचता है। तो सामान्य लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि हमारे जो सेंटर है इसमें छत्तीसगढ़ योग आयोग, जो शासन समाज कल्याण विभाग का उपक्रम है, उनके माध्यम से हमारे केंद्र में निःशुल्क योग केंद्र चल रहा है पिछले 2 वर्षों से। इसमें काफ़ी लोग, लगभग 100 से ज़्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट है। उसमें निरंतर और नियमित निःशुल्क क्लासेस चलती है। और अभी विश्व योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में ये बड़े लेवल पे पूरे जिला में कई जगह पे ये कार्यक्रम होने वाला है। आजकल के समय में एनर्जी और सांस फूलने की समस्या सर्वाधिक है। जी। ऐसे में लोगों को अपना लाइफ स्टाइल कैसे, किस तरह से रखना चाहिए, और क्या आयुर्वेद में ऐसी कुछ दवा है जिसके माध्यम से एनर्जी भी बढ़ाई जा सके और श्वास की समस्या को थोड़ी बहुत या कितना स्तर पर उसको कम किया जा सकता है? जी, बिल्कुल। आज के समय में लाइफ स्टाइल से संबंधित रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप बताएं कि एनर्जी की कमी, ऊर्जा की कमी है। आज हमारा जो जीवन शैली है काफ़ी विकृत है। देर रात जागरण और देर सुबह से उठना ये कॉमन समस्या है, जो अधिकांश जो है खासकर शहरी वर्ग के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये फैलते जा रहा है। तो इसमें आयुर्वेद सम्मत चिकित्सा ये कहती है कि रात में हमको जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से फ़ायदा यह है कि सुबह हमको ताज़ी हवा मिलती है। और प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद ये मानता है कि 100 रोगों की एक दवा, सुबह की ताज़ी हवा। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं और सुबह के वातावरण में जब हम ताज़ी हवा में जाते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में मिलती है। और वातावरण में जो पाया जाने वाली जो प्रकृति की जो शक्ति है, वो भी इन ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके स्वस्थ करना चालू कर देता है। एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि कोई व्यक्ति कुछ करे चाहे मत करे, अगर सुबह ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकता है। तो इस प्रकार से हम देखा गया है कि हम अगर अपने जीवन शैली को सुधारें तो हम जो है बहुत सारी बीमारियों पे विजय पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, उसके बाद जो है अपनी दिनचर्या का पालन करें। सुबह जो है उषापान का वर्णन है विधान में, आयुर्वेद में। रात में रखा हुआ जल को अगर हम सुबह पीते हैं तो न्यूनतम 1 गिलास, अधिकतम 1.25 लीटर पीने का विधान है। जिन लोगों को मुंह में छाले की समस्या है, कब्ज की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, ऐसे लोग जो है ताम्र के जो बर्तन है उसमें भी जल लेके पी सकते हैं। उनको बहुत सारे लाभ हैं। आजकल विदेश में यही वाटर थेरेपी के नाम से फेमस हो रहा है। उससे क्या हो जाता है, सुबह हमारा कब्ज दूर होता है और बहुत सारे जो रोग हैं वो सुबह पानी पीने से ही दूर होना चालू हो जाता है। उसके बाद फिर हमारी दिनचर्या में बताया गया है, आयुर्वेद की दिनचर्या में, कि सुबह जो है मुख को जो है वो हम दातून का उपयोग करें मुख को साफ करने के लिए। नीम और करंज जैसे औषधियाँ हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उनसे अगर हम दातून करें तो बहुत सारे जो दंत रोगों की समस्या तेजी से बढ़ते जा रही है वो ठीक हो सकता है। फिर अपना नित्य कर्म करने के पश्चात प्रतिदिन अपने दिनचर्या में योग, प्राणायाम, ध्यान इसको शामिल करें। उसके पश्चात में हेल्दी जो है वो नाश्ता लें, जिसमें सबसे अच्छा माना गया अंकुरित मूंग, अंकुरित अनाज का सेवन करें। अंकुरित अनाज बनाने की विधि मैक्सिमम लोगों को पता है। एक दिन पहले भिगाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन उसको कपड़े में बांध दे, फिर अंकुर ला दे और उसको जो है एक मुट्ठी जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं और खूब चबा चबा कर खाएं। तो एक बढ़िया हमारे शरीर में जो है एक पौष्टिक आहार मिलता है। और फिर उसके बाद हमारे दिन की अच्छी शुरुआत करें, समय पे भोजन करें, समय पे फिर रात्रि विश्राम करें और
पानी की मात्रा पर्याप्त लें और ऋतु अनुसार से भोजन करें। एक और अच्छा कहा गया है आयुर्वेद में, ऋतु भूख, हित भूख और मित भूख, 3 प्रकार से आहार के बारे में बताया गया है कि हमेशा हमको आहार की मात्रा कम लेनी चाहिए। दूसरा जो है ऋतु के अनुसार से भोजन लेना चाहिए और तीसरा जो है भोजन की मात्रा जो है अल्प होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए कि भोजन की मात्रा कम हो, ऋतु के अनुसार से लें और जो है इसको अपने जीवन में पालन करेंगे तो रोग जो है वो कम होते हैं। जी। सेहत की बात में आज हमने अपने सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारियां और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर नाग सर से जाने हैं। इसी तरह सेहत से जुड़ी अन्य विषय पर फिर मिलेंगे आपसे और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।